साक्षात्कार लिए हैं। लेकिन आज हमारे बीच एक खास शख्सियत मौजूद है जिनका नाम है गोविंद यादव। गोविंद यादव जी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और कानूनी विषयों पे महत्वपूर्ण विचार रखते हैं। मीडिया में बेबाकी से बोलने के लिए भी ये खासे चर्चित रहते हैं। राजनीतिक तौर पर भी इनको पकड़ पाना बहुत मुश्किल है और देश में हो रही सारी घटनाओं पे इनकी पैनी नजर रहती है। ये निष्पक्ष तरीके से अपने बेबाक विचार रखते हैं। तो आइए मिलते हैं गोविंद यादव जी से। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। दिल्ली के चारों तरफ पूरे देश से आए हुए किसान 3 कानून जो पास किए हैं मोदी सरकार ने, उसको रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। 1 महीने से ज्यादा हो गया है, अभी तक कोई हल नहीं निकला। सरकार और किसान संगठन अपनी अपने बातों को लेकर अड़ियल रुख अख्तियार किए हुए हैं। इस समस्या का समाधान कैसे होगा? देखिए सिराज भाई, ये संवैधानिक लोकतंत्र है और देश की पार्लियामेंट और जो देश की सरकार है वो पिछले 6 बरस से संविधान और लोकतंत्र के साथ जो संवैधानिक मूल हैं उनकी हत्या करने पे तुली है। और जिस तरह से 1 महीने से पूरा देश का किसान आंदोलित है, ये एक संवैधानिक संकट की देश में स्थिति है। और मुझे लगता है सरकार को किसानों की आंदोलनरत किसानों की मांगों को तत्काल मांगना चाहिए और ये 3 काले कानूनों को वापस लेना चाहिए। दूसरा, एक बात मैं और स्पष्ट करने देना चाहता हूँ कि आज़ादी के बाद से लेके आज तक और नोटबंदी से लेके जो कोरोना काल के लॉकडाउन में आज यदि कहीं देश की जनता को यदि कोई चीज आसानी से उपलब्ध है तो वो खाद्यान्न है, फल है, सब्जियां हैं, दूध है। पूरी दुनिया की इकोनॉमी तबाही हो गई है, देश की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई है। लेकिन पिछले कोरोना काल के लॉकडाउन के बाद देश की जनता को खाने की चीजें, फल, सब्जियां, दूध बहुत सस्ते दामों में मिल रही हैं। और जो प्रधानमंत्री जो बोलते हैं कि हम 80 करोड़ जनता को जो है सस्ता अनाज दे रहे हैं, तो ये 3 कृषि कानून यदि लागू हो गए तो जो देश की 80 करोड़ जनता जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत और जो गरीबी रेखा के नीचे के तहत जो अनाज वितरण का काम है वो सारा संकट खड़ा हो जाएगा। तो मैं मानता हूं ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये देश की जनता का आंदोलन है। और मैं दूसरे शब्दों में कहूंगा तो ये एक लोक क्रांति की शुरुआत है। और इसके पहले भी 26 नवंबर को पूरे देश के मजदूरों ने सरकार की निजीकरण की नीतियों के खिलाफ, मजदूरों ने, बेरोजगारों ने, देश के किसानों ने इस भारत सरकार के खिलाफ एकजुटता दिखाई थी। और आज वो ही एकजुटता पूरी देश की जनता किसानों के साथ खड़ी है। और ये आंदोलन किसानों का नहीं, जनता का आंदोलन है। और सरकार को इस आंदोलन के सामने घुटने टेकना पड़ेगा। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। सरकार या जो सत्ता है बंदूक के दम पे, सत्ता की ताकत के दम पे इस आंदोलन को दबा नहीं सकती, कुचल नहीं सकती। और ये एक प्रकार से एक नई चिंगारी की शुरुआत है 21वीं सदी के एक नए भारत के निर्माण के लिए। और मैं मानता हूं देश के मजदूरों से, देश के किसानों से और जो व्यापारी लोग हैं देश के, मैं उनसे अपील करना चाहूंगा कि वो किसानों के साथ एकजुटता दिखाएं। और जिस जन विरोधी सरकार, किसान विरोधी सरकार और मजदूर विरोधी सरकार को जो पूंजीवादी मॉडल पे निजीकरण के नाम पे देश की संपत्ति को जो बेचने का काम कर रही है, इस प्रक्रिया को तत्काल रोकने का काम करें। और मैं माननीय सर्वोच्च अदालत से भी आग्रह करूंगा कि वो भी जो जन विरोधी जो केंद्र सरकार के जो भी कानून और नीतियां आ रही हैं उस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए वो जो सर्वोच्च न्यायालय का जो संवैधानिक दायित्व है कि जो असंवैधानिक नीतियां और कानून यदि केंद्र सरकार या पार्लियामेंट या राज्यों की विधानसभाएं ला रही हैं, उन सारे कानूनों के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेके इन सारे काले कानूनों को स्वयं रद्द करना चाहिए, असंवैधानिक घोषित करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य इस देश की दलीय प्रणाली का राजनीतिक दलों के नाम पे
लोगों ने कंपनियां बना ली, जाति के नाम पे, परिवार के नाम पे, और पूंजीपति की दलाली करने वाली कंपनियां बना के हिंदुस्तान के राजनीतिक दल आज अप्रासंगिक हो गए हैं। इसलिए ये किसानों का आंदोलन है, ये लोक क्रांति और एक जन क्रांति की शुरुआत है, और देश की दली प्रणाली के सामने और ये परिवार और जाति और धर्म के नाम पे राजनीति करने वाली पार्टियों के सामने देश की जनता और देश के किसानों ने, मजदूरों ने, नौजवानों ने एकजुटता दिखाई है। और आने वाला कल इन सारी जो जाति और धर्म, परिवार और व्यक्तियों के नाम पे जो दुकानें लोग चला रहे हैं, और आज देश का मजदूर, देश का किसान, देश का नौजवान, देश का व्यापारी, देश का गरीब आज जो है अपनी जिंदगी के लिए संकट कर रहा है, रोजगार के लिए संकट कर रहा है, और हिंदुस्तान के राजनीतिक दल जाति, परिवार और धर्म के नाम पे देश की जनता को बांट रहे हैं। देश के जल, जंगल, जमीन, पूरी धरती को, आकाश को, पाताल को पूंजीपतियों को देने का काम कर रहे हैं। आने वाला काल जन क्रांति का होगा, लोक क्रांति का होगा, और इस हिंदुस्तान की दली प्रणाली के नाम पे जो पूरा का पूरा कारपोरेट पूंजीपतियों के दलाल ली करने का काम जो लोग कर रहे हैं, सबके खिलाफ एक बगावत की शुरुआत हुई है। मैं देश के तमाम राजनीतिक दलों से कहना चाहता हूं, देश और इस धरती को बचाने के लिए और देश की जनता को बचाने के लिए एक अहिंसक लोक क्रांति के लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा, और राजनीतिक दलों को जाति और परिवार के और धर्म के खांचे में देश को बांट के हजारों साल के लिए देश को गुलाम बनाने की जो प्रक्रिया चल रही है, इसको तत्काल रोकना होगा। यही देश का भविष्य को एक नई दिशा देगा। देश की जनता को पुनः अपील करता हूं, इस धरती को बचाने के लिए, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए जात, धर्म और परिवार के नाम पे जो पार्टियां चल रही हैं, इनको बेनकाब करें और देश और धरती को बचाने के लिए एकजुट होके संविधान को बचाएं, लोकतंत्र को बचाएं। यही देश की जनता की पुकार है और देश की मांग है। यादव जी, आपने बहुत संपूर्ण तरीके से अपने विचार व्यक्त किए, लेकिन पिछले 6 साल से प्रधानमंत्री देश में शासन संभाले हुए हैं। उससे पहले भी जो सरकारें थी, उन्होंने क्या गरीब, मजदूर, किसान और बेरोजगार युवाओं के लिए प्रभावकारी कार्य किया कि 6 साल के अंदर ही सारे देश का बेड़ा गर्क हुआ। दूसरा सवाल इसी के साथ, पीएसयूज और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पहले भी बिकते रहे हैं, उसी की राह पर चलते हुए इस सरकार ने भी वो निर्णय लिया, तो इसको आप विपक्षी दल कैसे निपटेंगे? देखिए, 90 के बाद जो भूमंडलीकरण, उदारीकरण और निजीकरण की जो प्रक्रिया चालू हुई भारत में, उसमें लगभग भाजपा, कांग्रेस, वामपंथी, समाजवादी, जाति और परिवार की सब पार्टियां इसमें 90 के बाद, चाहे राज्य में या केंद्र में, चाहे सीधे तौर पे या अप्रत्यक्ष तौर पर सरकार में भागीदारी रही है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, 30 बरस से इस देश के आर्थिक उदारीकरण और निजीकरण के सवाल पे इस देश के राजनीतिक दलों की भूमिका निश्चित तौर पे वो जो है उसमें संशयास्पद है और उस पर उनकी दृष्टि साफ नहीं है। जे मनमोहन सिंह जो कांग्रेस पार्टी के जो बाद में प्रधानमंत्री भी बने यूपीए सरकार में, मनमोहन सिंह इस पूरे नव उदारीकरण और नई आर्थिक नीतियों के प्रवर्तक इस देश में कहलाते हैं। लेकिन कांग्रेस जो समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता और लोकतांत्रिक मूल्यों को मानती है, कांग्रेस और यूपीए की सरकार ने भी निजीकरण की नीतियों को लागू करा। और मैं कहना चाहता हूं, भाजपा और कांग्रेस दोनों के घोषणा पत्र में कोई अंतर नहीं है। नरेंद्र मोदी सिर्फ नया ड्राइवर आ गया है, गाड़ी नहीं बदली है। तो मनमोहन सिंह की जगह नरेंद्र मोदी आ गए और गाड़ी ड्राइवर बदलने से
रास्ते नहीं बदलते, मनमोहन सिंह की आर्थिक नीतियां देश विरोधी थी, संविधान विरोधी थी, मजदूर विरोधी थी, किसान विरोधी थी, तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की नीतियां भी संविधान विरोधी हैं, मजदूर विरोधी हैं और किसान विरोधी हैं, लोकतंत्र विरोधी हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी जो है आज देश की जनता के सामने स्पष्ट जो है सारी चीजों को रखने की स्थिति में नहीं है। इसलिए राष्ट्रीय आंदोलन की पार्टी कांग्रेस पार्टी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस पाप से जो है मुक्त नहीं हो सकती जिस आर्थिक उदारीकरण और निजीकरण की नीतियों को कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, मनमोहन सिंह के नेतृत्व में इस देश पर थोपा गया है। आज कांग्रेस हम मोदी की आर्थिक नीतियों का विरोध करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम मनमोहन सिंह की आर्थिक नीतियों का समर्थन करते हैं या कांग्रेस की आर्थिक नीतियों का समर्थन करते हैं। आज कांग्रेस अपने 20 साल 25 साल को और उसमें संयुक्त मोर्चा की सरकार रही, यूनाइटेड फ्रंट की सरकार रही, उस सरकार ने भी वही आर्थिक नीतियों को लागू करने का काम किया जो मनमोहन सिंह और कांग्रेस की सरकार ने जिन पूंजीवादी नीतियों को लागू करने का काम किया। तो मैं कहना चाहता हूं देश की जनता से, हिंदुस्तान की दलीय प्रणाली में जो हिंदुस्तान के राजनीतिक दल हैं, सबसे पहले इनसे पूछो कि जब भारत का संविधान समाजवादी मॉडल की समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करता है तो देश की पार्लियामेंट ने ये पूंजीवादी भूमंडलीकरण, उदारीकरण और निजीकरण की नीतियां जो संविधान के विरोध में है, भारत की संविधान की प्रस्तावना के विरोध में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विरोध में है, जो फंडामेंटल राइट है संविधान में जो नागरिकों को मिले हुए उन सब के खिलाफ जो नीतियां हैं, उसके बाद भी देश की पार्लियामेंट, हिंदुस्तान की विधानसभाएं संविधान के खिलाफ सारी नीतियां और सारे कानून क्यों बना रही हैं पिछले 30 साल से, और सारे राजनीतिक दल एक आपराधिक साजिश के तहत संवैधानिक मूल्यों की हत्या कर रहे हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या कर रहे हैं। अब समय आ गया है, सारे जो पर्दे डले हैं दलीय प्रणाली के नाम पे, सबके चेहरे उजागर होना चाहिए। और किसानों को मैं सलाम करता हूं, इंकलाबी सलाम करता हूं कि हिंदुस्तान के किसान, हिंदुस्तान के मजदूर और हिंदुस्तान का नौजवान अब जाग गया है, सबसे सवाल पूछेगा, सबसे प्रश्न करेगा और सबको उत्तर देना होगा, सबको देश की जनता को सच बताना होगा। ये जो झूठ, ये जो अर्थशास्त्र है, ये परिवार, जात और धर्म के नाम पे देश को बांट के देश को बेचने का काम नहीं चलेगा। ये पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये देश की धरती की, जल जंगल जमीन को बचाने की लड़ाई है और हजारों साल की गुलामी से इस देश को बचाने की लड़ाई है। इसलिए देश की जनता को ये जो दलीय प्रणाली में जो 30 वर्ष से संविधान के खिलाफ देश की विधानसभाओं ने, देश की संसद ने जो काम किया है, उसमें देश के मुख्यमंत्री चाहे वो किसी पार्टी के हों, सारे लोग दोषी हैं। अब मैं कहना चाहता हूं देश की जनता से, सारे राज्यों के मुख्यमंत्री चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, चाहे देश की पार्लियामेंट और देश की जो प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री हैं, इनसे पूछो संविधान के खिलाफ निजीकरण देश में क्यों चल रहा है, देश की संपत्ति क्यों बेची जा रही है, किसानों की जमीन क्यों अब पूंजीपतियों को लूटने के लिए कानून बना के देने की तैयारी की जा रही है, सार्वजनिक उद्योगों को क्यों बेचा जा रहा है, देश के स्कूलों को, अस्पतालों को, देश के विश्वविद्यालयों को, सबको बेच रहे हो, धरती बेच रहे हो, पाताल बेच रहे हो, आकाश बेच रहे हो। ये लाइसेंस अपनी मां के पेट से तो नहीं लाए हो, फिर किसने ये लाइसेंस दे दिया है? बिना देश की जनता के ये जो पूंजीवादी नीतियां हैं, इनको तत्काल रोका जाना चाहिए। ये ही अंतिम विकल्प है। और किसानों ने, देश के मजदूरों ने एक क्रांति की दिशा दी है। ये पार्टी नहीं, देश की लड़ाई है और देश को जात और धर्म के सांचे से ऊपर उठ के इसमें एकजुट होके इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। 30 साल से राजनीतिक दल देश में संविधान विरुद्ध
गतिविधियों में लगे हैं। तो विपक्षी दल जो कि सरकार में 30 साल से नहीं रहे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने मजदूर, किसान, युवा और बेरोजगारों के लिए संघर्ष क्यों नहीं किया? इसमें लगभग सारे दल जो है सत्ता में रह लिए, जो 7 राष्ट्रीय पार्टियां हैं और जो 25 क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो लगभग राज्य में या केंद्र में सब सत्ता का सुख भोग चुकी हैं। इसलिए सारे लोग इसमें भागीदारी करे हैं, इसलिए सबको जवाब देना होगा। संविधान कहाँ है? संविधान देश की जनता उसकी मालिक है। संविधान की रक्षा देश की जनता करेगी, वो ही मालिक है और वो संघर्ष से निकलेगा। वो कैसे होगा? वो एक शुरुआत हुई है और आज नहीं कल जो है एक बड़ी जो है लंबी लड़ाई है, ये लोक क्रांति जिसको मैं कहता हूं, ये लोक क्रांति और ये एक दिन में नहीं होगी, एक लंबी प्रक्रिया है। और किसानों के आंदोलन से और 26 नवंबर को जो मजदूरों का आंदोलन हुआ है हिंदुस्तान में, ये उसकी एक शुरुआत है, अभी तो लंबा है। अंग्रेजों के खिलाफ 200 साल लड़ाई चली, अंग्रेजों के खिलाफ 200 साल लड़ाई चली है, तो अभी तो इस आंदोलन को अभी साल 2 साल भी नहीं है, तो ये लंबी प्रक्रिया है। ये 2-4 महीने में ये लड़ाई अब सफल नहीं होगी, ये वर्षों का संघर्ष है। हो सकता है एक पूरी पीढ़ी इस लड़ाई को लड़ते लड़ते खत्म हो जाएगी। मैं उतना दूर तक इस लड़ाई को देखता हूं। वो मैं ये पूछ रहा हूं कि ये जो लड़ाई है संघर्ष की, नवंबर में जो मजदूरों का संघर्ष हुआ था, रैलियां हुई थी, प्रदर्शन हुआ था, उसके बावजूद सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, एविएशन और रेल सारी चीजें जो है बिक गई। इसका मतलब सरकार शक्तिशाली है, विपक्ष और आपके बताए हुए मजदूर, किसान और आम जनता, युवा कमजोर साबित हो रहे हैं और संविधान विरोधी गतिविधियां हावी हो गई हैं। आप कैसे पार पाएंगे? इसमें दली प्रणाली में अभी जनता जो भ्रम में फंसी है पार्टियों के, वो भ्रम जल्दी दूर हो जाएगा कि ये पार्टियां देश को नहीं बचा सकती। जनता को देश को बचाने के लिए आगे आना पड़ेगा और इसकी योगेंद्र यादव जैसे तो कर नहीं पाएंगे। किसकी बात कर रहे हैं आप? इस तरह की चीजें जो योगेंद्र यादव जैसे नेता हैं, जो किसानों के आंदोलन में बैठ जाते हैं, टीवी पे भाषण दे देते हैं, तो क्या उसी से ये संभव हो जाएगा? नहीं, योगेंद्र यादव की भी अपनी पार्टी है जिसका नाम स्वराज इंडिया है, वो उनकी पार्टी चुनाव लड़ती है, तो अकेले योगेंद्र यादव का काम नहीं है। ये देश की तमाम जो राजनीतिक दल हैं, इनका सच जनता को जब पता चलेगा तो देश की जनता आके सबका इलाज करेगी। बहुत से पॉलिटिकल पार्टी और उनके अध्यक्ष भीड़ और मुद्दे की तलाश में रहते हैं और फिर वहां जाके अपनी नेतागिरी चमकाते हैं, फिर सरकार की गोद में बैठ जाते हैं। वैसे लोगों को कैसे चिन्हित करेंगे? जैसे रावण साहब जो है, उनकी पार्टी है भीम आर्मी के प्रमुख स्वराज इंडिया के योगेंद्र यादव। इसी तरह के छोटे छोटे दल हैं, वो कोई भी मुद्दा हो, 3 तलाक हो, धारा 370 हो, CANRC हो, ये किसान आंदोलन हो, बैठ जाएंगे, जाके फोटो खिंचा लेंगे, वीडियो पे दे देंगे। होगा क्या? आप बताओ। देखिए, जनता जितनी जो आप नाम ले रहे हैं, मैं निजी तौर पे उनका सम्मान करता हूं, उनके संघर्ष को मैं नकार नहीं रहा हूं, लेकिन जनता सबको पहचान रही है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसमें इस देश में 2500 पंजीकृत दल हो गए हैं, लगभग 2-2500। तो देश की जनता ये तो मैंने सुनिए तो हाँ। वकील साहब, आप मेरी बात का जवाब दीजिए। पंजीकरण करा लेना दल और दल जो है जनहित के लिए संघर्ष करना, दोनों में फर्क है। पंजीकृत तो कम्युनिस्ट पार्टी भी है, बहुत पुरानी पार्टी है, अपने पद से भ्रष्ट हो गई। वो मजदूरों की पार्टी थी, कहाँ उसका अस्तित्व रह गया? पश्चिम बंगाल से भी खत्म हो गए, केरल तक सिमट गए। हर जगह जो मजदूरों की पार्टी कहलाती थी, अब मजदूर विरोधी कानून बन गए हैं। दंगल प्रस्ताव जब से पास हुआ, आप कह रहे हो 30 साल से जिस तरह से उदारीकरण का दौर आया, मजदूरों के तो खिलाफ सारे कानून बन रहे हैं, श्रम कानून जो है पलट दिए गए हैं। ऐसी स्थिति में क्या कर रहे हैं आप लोग?
इसलिए जनता जो है, चाहे वामपंथी पार्टियां हो, चाहे समाजवादी विचारधारा की पार्टी हो, चाहे जो भारतीय जनता पार्टी जो स्वदेशी और राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी हो, या कांग्रेस राष्ट्रीय आंदोलन की पार्टी हो, इन सब पार्टियों को जनता देख रही है और समझ रही है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये 7 राष्ट्रीय पार्टियां हैं और जो 25-30 जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जनता ने सबका एक्सरा जनता कर रही है, सबकी MRI और CT स्कैन हो रहा है, आप चिंता मत करिए। मैं आपके बारे में भी जानना चाहूंगा, आप भी पॉलिटिकल पार्टियों में रहे हैं। अरे हम तो अस्तित्व है आज की डेट में जी, आप जिन राजनीतिक दलों से जुड़े रहे उनका अस्तित्व भी तो खत्म स्थिति में है, तो उनमें क्या कमी थी? ऐसा है, मैं समाजवादी विचार की एक पार्टी थी जिसका नाम जनता दल था, मैं उसमें जुड़ा, बाद में उसका नाम बदल के जनता दल यूनाइटेड हो गया। तो जनता दल का जब कंपनीकरण होने लगा तब हमने वो मुकदमा किया, और आजादी के बाद का वो पहला मुकदमा है जो हमने अभी हाई कोर्ट में और चुनाव आयोग में वो मुकदमा लंबित है। तो दलीय प्रणाली के चलते हम दल में आए, और दल जब कंपनियों में परिवर्तक हो गए और दलों में जब आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, अब आप बताइए, मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या जो 25-30 जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, में एक भी पार्टी का नाम बता दो जिसमें आंतरिक लोकतंत्र हो। तो ये दलों का तो कंपनीकरण हो गया, और ये इसलिए ये सारे दल जो कंपनीकरण जिनका हो गया है वो देश का कंपनीकरण करने में मददगार बने हुए हैं। तो मैं दलीय प्रणाली के चलते दल में हूं, आज भी मैं जनता दल यूनाइटेड में हूं, लेकिन दलों के कंपनीकरण के खिलाफ मैं लड़ रहा हूं, जीता जागता मैं एक उदाहरण है, मेरा अपना उदाहरण है। इसलिए जितना गहराई से इस बीमारी को मैं समझ रहा हूं, शायद जो दूसरे लोग हैं बाहर से उस बीमारी को नहीं समझ पाएंगे। अब कांग्रेस में भी जो आंतरिक लोकतंत्र पे कितना बवाल मचा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहलाती है, वो 2 आदमी की पार्टी बन गई। तो वहां भी अब आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, वहां भी संकट है, वहां भी बहुत दिक्कत है, और वो ज्वालामुखी कभी भी फूटेगा, इंतजार करिए, आप सब सामने आएगा। एक सवाल आपसे। हाँ, आपने कहा कि राजनीतिक दल अभी अपने देश में कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जिसमें आंतरिक लोकतंत्र हो। अगर कोई राजनीतिक दल ऐसा हो जिसमें आपके हिसाब से वास्तविक लोकतंत्र हो, तो क्या उस राजनीतिक दल को आप आगे बढ़ाएंगे? मुझे तो अभी नहीं दिख रहा कोई ऐसी पार्टी जिसमें मुझे आंतरिक लोकतंत्र दिखता हो। अगर दिखे तो? नहीं, अभी तो मुझे नहीं दिख रहा। तो अब जो दल ऐसा निर्माण होगा और कब वो जो है विकसित होगा, अब तो रोज कुकुर मुत्तों की तरह लोग पार्टियां बना लेते हैं, तो मैं कोई नई पार्टी नहीं बनाने जा रहा, मैं तो एक पार्टी में। कुकुर मुत्ते की बात नहीं है, कोई पार्टी कभी न कभी तो पहली बार रजिस्टर्ड होती है, उसकी नीतियां ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शी हो, लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, मजदूर समाज के लिए वो ईमानदारी से लड़ने की क्षमता रखता हो, तब तो उसमें शामिल होंगे आप। नहीं, दल के निर्माण की एक लंबी प्रक्रिया है, और मेरे पास जो है अब उम्र भी मेरी बहुत कम बची है, तो मैं समझता हूँ मैं एक दल में आया, 25-30 साल उसमें मैंने काम किया, और अब मैं किसी नए दल में जाने की नहीं सोचता, ना नया दल बनाने की मैं सोचता। मैं दलों में जो कंपनीकरण हो गया है, मैं चारों तरफ चाहता हूं कि सब जगह बगावत हो, हर दल में बगावत हो, और दलों के अंदर आंतरिक लोकतंत्र की एक लंबी लड़ाई हर पार्टी में चले। जो जिस घर में रहता है उसमें जो कचरा है, तो उसमें जो रहता है उसी को सफाई करना पड़ेगा, पड़ोसी सफाई नहीं करेगा। तो अभी जिस दल में है उसका कचरा साफ कर दिया, वो तो जो है अदालत से अभी उसमें फैसला आएगा, और जो है सारा कचरा साफ हो जाएगा। अभी आप जनता दल यूनाइटेड में हैं? जनता दल यूनाइटेड में ही मुकदमा लड़ रहा हूं, और जब फैसला आएगा तो सारा फैसला आंतरिक लोकतंत्र की बहाली के पक्ष में आएगा। अभी आपके नेता कौन है? हमारा नेता विचार है, समाजवादी दर्शन को हम अपना नेता मानते हैं, व्यक्ति को किसी को नेता नहीं मानते। अभी फिलहाल टेक्निकल पॉइंट पे तो कोई होगा, ऐसे तो हम कहते हैं कि हमारा समाजवादी। अरे भाई, हमारी पार्टी के 2 नेता थे, शरद यादव और नीतीश कुमार। पहले शरद यादव ने अध्यक्ष पद छोड़ दिया, अब नीतीश कुमार ने अध्यक्ष पद छोड़ दिया।
अब पता नहीं कौन आ गया, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता किसी का। नहीं तो अभी अध्यक्ष तो टेक्निकली वही होगा जब शरद। अरे मैं उसमें निजी तौर पे, मैं व्यक्ति नहीं, मैं विचार की राजनीति करता हूं। तो अब आपने नेता का नाम पूछा तो 2 नेता थे, दोनों ने अपना पद छोड़ दिया। नहीं तो अब तीसरा नेता तो कहलाएगा वो आपका। नहीं, वो ऐसा नहीं होता। नेता एक लंबी प्रक्रिया है। अच्छा, तो आप नहीं मानते अभी किसी को नेता? अरे मैंने बोला 2 नेता थे हमारी पार्टी में, शरद यादव और नीतीश कुमार। पहले शरद यादव ने अध्यक्ष पद छोड़ दिया, बाद में नीतीश कुमार जी ने अध्यक्ष पद छोड़ दिया। तो अब आगे गर्भ से फिर नया नेता पैदा होगा। अच्छा, अभी कोई अध्यक्ष नहीं है आपके हिसाब से? नहीं, मेरे हिसाब से कोई अध्यक्ष नहीं है अभी। तो कानूनी तौर पे जो अध्यक्ष का निर्धारण होगा आपके हिसाब से? अब वो जो है संविधान के अनुसार अध्यक्ष का वो जो है फैसला होगा। तो उस अध्यक्ष पद की दौड़ में आप शामिल हैं कि नहीं? नहीं, वो तो लोग तय करेंगे बाद में। अभी सगाई नहीं हुई है, आप विदाई की और बच्चा पैदा करने की बात पूछ रहे हैं। सगाई करने के लिए भी तो नाई को भेजा जाता है, पहले लड़की ढूंढवाई जाती है। चलिए, अब ये बहुत अभी उतना गहराई से जवाब देना उचित नहीं है।